अरे गुड्डू भैया, अरे गुड्डू भैया, पल्लवी भाभी। इतना कहते गुड्डू ने जब पीछे पलट कर देखा तो बैंगनी कलर की साड़ी में पल्लवी बस स्टैंड से अपने हाथ में बैग पकड़े हुए उनकी गली की तरफ आ रही थी। जब बरसों बाद गुड्डू ने पल्लवी को देखा था तो मानो गुड्डू की सांसें थम गई थी, शरीर रुक सा गया था। इतने में गुड्डू भैया ने खुद को संभालते हुए पलट कर कहा, अबे कौन सी भाभी, हम लफंगों की कोई भाभी नहीं होती, चल तू सिगरेट जला। इतने में रमन ने गुड्डू भैया के हाथ में सिगरेट तो थमा दी थी, पर चाहकर भी गुड्डू भैया उसे अपने होठों को नहीं लगा पा रहे थे। जो पीठ पीछे से गुजर रहा था वो अतीत भी था, वर्तमान भी था और भविष्य भी, पर मजाल जो एक सेकंड के लिए भी गुड्डू भैया के चेहरे पर सिकन आ जाए। इतना तो सीख लिया था गुड्डू भैया ने इतने दिनों में, दर्द को पालना। जब गुड्डू भैया ने शहर में नई नई रंगदारी प्रारंभ की थी तो उनका मंडली के गुर्गों को साफ आदेश था कि दो प्यार करने वालों के मैटर को उनके पास कभी भी लेकर मत आना। इतने में गुड्डू भैया के फोन की घंटी बजी। हाँ माँ, अभी आया घर। और गुड्डू भैया ने बिना फोन काटे सीधा जेब में रख दिया। सिगरेट को अपने दोस्त के हाथ में थमाकर गुड्डू भैया पेट को पकड़कर बोले कि साला लगता है आज तबीयत खराब हो गया है। साला तुम लोगों को कितनी बार बोला है मुझे बाहर का ना सुना मत खिलाया करो। और हाँ, आज का काम तुम संभालो, आज थोड़ा रेस्ट करूंगा। इतना कहकर गुड्डू भैया घर की तरफ जाने लगे। अभी तक पल्लवी गेट पर ही खड़ी थी और डोल बेल को बजा रही थी। जो गुड्डू भैया कभी मतवाली चाल चलकर घर की तरफ जाया करते थे, आज एक छोटे बच्चे की तरह खुद को समेटे हुए चल रहे थे। पल्लवी अब घर के अंदर जा चुकी थी। गुड्डू भी घर के बाहर गेट पर खड़ा होकर डोरबेल को बजाने लगा था। गुड्डू और पल्लवी के घर आमने सामने ही थे। पल्लवी शादी के बाद यूएस से सेटल हो गई थी और आज पूरे 3 साल बाद लौटी थी। गुड्डू की मां ने गेट खोला तो देखते ही बोली, आज तू बड़ा जल्दी घर आ गया। गुड्डू बिना कोई जवाब दिए जूतों को खोलकर साइड में पटक कर सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगा। जब गुड्डू मंडली के साथ बैठा था तो कोई माँ का फोन नहीं आया था, वो एक कंपनी का फ्रॉड कॉल था। पर गुड्डू को वहां से बाहर निकलना था, क्योंकि गुड्डू में आज इतनी शक्ति नहीं थी कि वो खुद को लंबे समय तक रोक पाता। पहली बार एक शेर बीगी बिल्ली बनकर आया था। गुड्डू की माँ किचन से जोर से चिल्लाकर बोली, कुछ खाएगा या फिर अपने लपंगे दोस्तों के साथ बाहर ही खाना खाने जाएगा। गुड्डू बहुत धीमी आवाज में अपने रूम से बोला कि बस मैं आज दाल चावल खाऊंगा, आज कहीं नहीं जाऊंगा। माँ को थोड़ा शौक तो लगा कि आज ये दिन किधर से निकल रहा है, पर उसने सोचा चलो अच्छा है, और वो अपने काम में लग गई। गुड्डू ने अपनी ड्रेसिंग के ऊपर रखे हुए अपने पुराने बक्से को उतारा। ऊपर कुछ किताबें थी और नीचे एक बैंगनी कलर का दुपट्टा। गुड्डू भैया प्यार से उस दुपट्टे को बाहर निकालते हैं और निहारने लगते हैं और उन्हें कॉलेज के उस दिन की याद आ जाती है। कॉलेज का आखिरी दिन था। गुड्डू अपने दोस्तों के साथ बैठकर ठहाके लगाकर हंस रहा था। इतने में पल्लवी कैंपस के बाहर आई और गुस्से भरी निगाह से गुड्डू को देखा। इतने में गुड्डू भैया अपनी स्टाइल में दोस्तों के सामने उठकर बोले, चलो थोड़ा तुम्हारी भाभी से भी मिल लेता हूँ। इतने में एक दोस्त बोला कि भैया जी भाभी परमानेंट होने वाली है, अब तो थोड़ा टाइम हमको भी दीजिए। इतने में गुड्डू मुस्कुराकर वहां से उठ दिया। जब गुड्डू पल्लवी के पास गया तो पल्लवी की आंखें नम थी। गुड्डू तो गुड्डू ठहरा, बिना किसी फिक्र से बोला कि किस बात का मलाल है आज साहिबा को। इतने में पल्लवी ने आंखें ऊपर की और गुड्डू की तरफ नजरों से नजरों मिलाकर कहा कि मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। पूरा कैंपस बोलता था कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। फिर भी मैं इस आस में कि एक न एक दिन तुम कुछ ऐसा करोगे कि मुझे फक्र होगा। गुड्डू, मैं तुमसे घर वालों के सामने मिल नहीं सकती, तो मैं घर वालों से मिला नहीं सकती। गुड्डू, बहुत हो चुका है। ये मंडली बनाकर ये नेतागिरी करना, ये हमारा भविष्य नहीं हो सकता गुड्डू। इतने में गुड्डू सबको नजरअंदाज करते हुए जेब से एक सिगरेट निकालकर जलाने ही वाला था कि पल्लवी ने सिगरेट को हाथ से खींचकर नीचे पटकते हुए कहा कि एक दिन ऐसा ना हो जाए गुड्डू कि ये सिगरेट सिर्फ तुम्हारे हाथ में रहे और मैं कहीं दूर चली जाऊं। गुड्डू ने पल्लवी के दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़कर आंखों में आंखें मिलाई और कहा कि क्या सिर्फ तुम ही प्यार करती हो, मैं प्यार नहीं करता? जब ये गुड्डू तुम्हारे लिए पूरे कैंपस में झगड़ा कर सकता है तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैं मेरे भविष्य के बारे में, तुम्हारे भविष्य के बारे में, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचूंगा? गुड्डू ने दुपट्टा पल्लवी के सर पर रखते हुए कहा कि इस मांग में अगर कोई सिंदूर भरेगा तो वो सिर्फ गुड्डू के नाम का, तुम चिंता मत करो। जो कलर का एग्जाम मैंने दिया था मैं उसमें पास हो गया। सोचा था थोड़ा सरप्राइज दूंगा, पर तुम कहाँ मानने वाली हो, इसलिए अभी बताना पड़ेगा। बनारस वाले चाचा से बात हो गई है, मेरिट के लिए उन्होंने पूरा सेटिंग करवा दिया है। परसों निकल रहा हूँ बनारस के लिए। अब तुम्हारा गुड्डू सिर्फ तुम्हारे लिए जिएगा पल्लवी। अब कुछ
इतना सुनते ही पल्लवी ने झट से गुड्डू को गले से लगा लिया और माना कि पूरा संसार दोनों का एक हो गया। इतने में मंडली से रमन ने जोर से गुड्डू भैया को आवाज दी, गुड्डू भैया आपकी माँ का फोन है, जल्दी में बात करना चाहती है। गुड्डू दुपट्टा सही करते हुए पल्लवी से कहता है कि चलो बहुत जल्द मिलेंगे। इतना कहकर गुड्डू वापस मंडली की तरफ जाता है और फोन पर माँ से बात करता है तो माँ जोर जोर से रो रही थी और बोल रही थी कि बेटा जल्दी से घर आ जा, तेरे पिताजी दरवाजा नहीं खोल रहे, अनर्थ हो गया। गुड्डू इतना सुनते ही हड़बड़ा गया और उसने पलटकर पीछे देखा तो पल्लवी बड़ी मासूमियत भरी निगाह से उसको देख रही थी। गुड्डू फटाफट से 2-3 मित्रों को साथ लेकर अपने घर पर पहुंचा। घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। माँ की पुकार उसे घर के बाहर तक सुनाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। जब गुड्डू ने अंदर जाकर देखा तो उसके पिताजी की लाश बरामदे में पड़ी हुई थी। चारों तरफ मोहल्ले के सारे लोग बैठे हुए थे। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वो चीख चीख कर अपनी माँ से पूछ रहा था कि माँ क्या हुआ पिताजी को, बताओ ना माँ क्या हुआ पिताजी को। गुड्डू के पिताजी ने आत्महत्या की थी। गुड्डू के पिताजी शराब के बहुत बड़े आदी थे। उन पर बहुत सारा कर्ज हो गया था और वो पैसा नहीं चुका पा रहे थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली। जब गुड्डू अपने पिताजी की अंतिम यात्रा को शमशान की तरफ लेकर जा रहा था तो पल्लवी भी उसी समय कॉलेज से लौट रही थी। जब पल्लवी ने गुड्डू को उस हालत में देखा तो पल्लवी अपने आंसुओं को समेट ना पाई। वो दोनों इस समय तक नहीं जानते थे कि ये उसके पिताजी की अंतिम यात्रा नहीं, उनकी मोहब्बत की भी अंतिम यात्रा है। जब गुड्डू क्रियाक्रम करके घर लौटा तो उसके कंधे पर जिम्मेदारियों के साथ अपने बाप का कर्ज भी वसीयत में आया था। जिस गुड्डू को अपनी नौकरी के लिए शहर जाना था, आज वह गुड्डू अपने पिताजी की अस्थियों को विसर्जन कर रहा था। गुड्डू के लिए भी अपने प्यार से ज्यादा अभी परिवार जरूरी था। जब पिताजी को 12 दिन हो गए तो घर के बाहर सांत्वना देने वाले नहीं, कर्ज लेने वाले आने लगे थे। गुड्डू की पिताजी पर 7 लाख रुपए का कर्ज था। 2 लाख रुपए गुड्डू ने अपनी नौकरी के लिए जमा कर रखे थे। उस समय उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था अपने पिताजी का कर्ज चुकाना। जितना गुड्डू आवारागर्दी में अव्वल था उतना ही जिम्मेदार भी और समझदार भी। उसने जितना भी हो सकता था उतना पैसा इधर उधर करके चुकाया और बचे हुए पैसे के लिए लोगों को भरोसा दिया कि वो जल्दी सबका कर्जा चुका देगा। इस सब को निपटाने में गुड्डू को लगभग 25 दिन लग चुके थे और वो अब पल्लवी से मिलना चाहता था। अपने एक मित्र से कहकर उसने पल्लवी के पास संदेश भिजवाया कि वह कल शाम को पुलिया वाले चौराहे की टंकी पर पल्लवी से मिलना चाहता है। दूसरे दिन शाम को गुड्डू समय से पहले टंकी के ऊपर पहुंच गया था। एक के बाद एक सिगरेट पिए जा रहा था और थोड़ी देर में पल्लवी वहां पर आई। पर उस दिन में एक फर्क था। आज पल्लवी ने गुड्डू को सिगरेट पीने से नहीं रोका था। वो उसके ही सामने लगातार सिगरेट का धुआं उड़ाया जा रहा था। पल्लवी गुड्डू के पास आकर बैठकर उसके हाथ को पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोली कि कैसे हो। जब उसने जी भर के गुड्डू को देखा तो उसकी आंखों में से आंसू लुढ़कने लगे थे। गुड्डू ने अपना सारा दर्द छुपाते हुए कहा कि बस बढ़िया, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो पल्लवी। पल्लवी ने पूरी सांस खींचते हुए कहा कि मैंने सब कुछ घर पर बता दिया था। बहुत बवाल हुआ, मुझे बहुत मारा। 2 दिन तक घर में किसी ने कुछ भी नहीं खाया। गुड्डू 10 दिन बाद मेरी शादी है। कोई एनआरआई है, पापा के मिलने वाले एक दोस्त का बेटा। गुड्डू के हाथ में से सिगरेट नीचे गिर गई। वो एकदम से पूरा का पूरा टूट गया। क्या कह रही हो पल्लवी, तुम समझ रही हो ना मैं किस हाल में हूं अभी और तुम ऐसा करोगी मेरे साथ। पल्लवी अपनी आंखों को गुड्डू की आंखों में मिलाकर बोली कि तुम्हें क्या लगता है गुड्डू, मैं इतनी आसानी से मान गई। गुड्डू मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो उस लड़के से शादी करना या फिर अपनी मम्मी और पापा की अर्थी को निकलते हुए देखना। फिर भी अगर गुड्डू तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रही हूं, इतना कहकर पल्लवी ने दुपट्टे को अपने सर से हटाया और सीधा सामने जाकर गुड्डू के सामने खड़े होकर बोली कि अभी मांग भरकर गुड्डू मुझे ले चलो, अगर तुम इस कलंक के साथ मेरे साथ जी पाओ तो। थोड़ी देर के लिए दोनों में शांति छा गई। अगर कोई बोल रहा था तो वो सिर्फ दोनों की आंखें जो लगातार बह रही थी। पल्लवी ने गुड्डू को इतना कमजोर कभी नहीं देखा था। उसका गुड्डू तो शेर था जो कॉलेज के प्रोफेसर्स के सामने उसकी पल्लवी का हाथ नहीं छोड़ता था। आज फूट फूट के रो रहा था। थोड़ी देर तक गुड्डू और पल्लवी एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। थोड़ी देर बाद पल्लवी ने गुड्डू के आंसुओं को समेटकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि गुड्डू अब इस दर्द के साथ जीना ही होगा।
गुड्डू ने खुद को थोड़ा संभाला और पल्लवी की दोनों बाहों को पकड़कर कहा कि साथ तो तुम हमेशा रहोगी पल्लवी। गुड्डू अपने दोनों हाथों को पल्लवी के गालों के ऊपर लाकर कहता है कि यह चेहरा पहला और आखिरी है पल्लवी। इतने में पल्लवी के फोन की घंटी बजती है और पल्लवी खुद को समेट कर कहती है कि गुड्डू मुझे चलना होगा। पल्लवी फिर से रुआसे हुए गले से कहती है कि गुड्डू शायद ये मुलाकात आखिरी हो। पल्लवी खुद को संभाल कर मुड़कर जाने लगी तो पीछे से गुड्डू आवाज लगाता है कि पल्लवी तुम्हारा दुपट्टा रह गया। पल्लवी कहती है गुड्डू क्या मेरी एक आखिरी याद भी नहीं रखोगे। गुड्डू ने दुपट्टे को समेटकर अपना चेहरा ढक लिया। आज गुड्डू के हाथ में वही दुपट्टा था। पूरे 3 साल बीत चुके थे। उसके बाद गुड्डू की जिंदगी में बहुत कुछ हुआ पर मोहब्बत कभी नहीं हुई। गुड्डू से वो शहर के गुड्डू भैया बन गए जो कभी पैसे के लिए तरसता था, जो लोगों को पैसे बांटने वाला हो गया था। गुड्डू ने दुपट्टे को अपने सीने से लगाकर आज फिर से पल्लवी को अपने पास महसूस किया था। जिस गुड्डू के सामने शहर के बड़े बड़े लोग अपनी जान की भीख मांगते थे, आज वह फूट फूट के रो रहा था। किसी ने बहुत खूब कहा है, मर्द अपनी पसंदीदा लड़की के लिए अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर देता है।